हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 31st प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x इंटू साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज और वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में बताए थे। तो अगर आपने वो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू q ऑफ x। ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले चेक करो कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो फॉर्म में है। देखो, ये दोनों को मैच करके देखो तो जाहिर सी बात है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट होने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करके इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। यहां पे इसके 2 सॉल्यूशंस निकालना है। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा है पर्टिकुलर इंटीग्रल, और फिर एट द लास्ट ये दोनों सॉल्यूशंस को हमें ऐड करना है तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा और प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को वो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, कैपिटल डी लिखा है। कैपिटल डी यानी होता है डी बाई डी एक्स, जबकि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में दिया है। हमें क्या करना है, इसको कैपिटल डी के फॉर्म में पहले सेट करना है। तो चलो इसको कैपिटल डी के फॉर्म में पहले लिखते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, यहां पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पहले यहां पे लिख लो। गिवन क्या दिया है, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ 7y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x इंटू साइन ऑफ 2x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिए और अब हमें इसको कैपिटल डी के फॉर्म में लिखना है। तो ये ऐसा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस 5 कैपिटल डी ऑफ वाई प्लस 7y इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे d बाई डी एक्स के जगह कैपिटल D लिख लिए और अब देखो यहाँ पे y कॉमन ले लो तीनों में से, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस ऑफ 7। हमने लेफ्ट हैंड साइड में y कॉमन ले लिए और राइट हैंड साइड जो है वो फिर से एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ओके। और अब चेक करो क्या ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो बिल्कुल ये कन्वर्ट हो चुका है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू q ऑफ x ऐसा था। तो ये देखिए, ये जो ब्रैकेट है ये f ऑफ d के प्लेस पे है, तो f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू ये q ऑफ x है। इक्वल टू के बाद में ये जो कुछ भी लिखा है ये पूरा q ऑफ x है। तो फाइनली हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका यूज करके पहले यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहला सॉल्यूशन निकालेंगे, देन आफ्टर पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, बस f ऑफ d इक्वल टू 0 कर लो तो फिर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाता है। तो चलो यहाँ पे हम वही करेंगे। ये जो ब्रैकेट है ये f ऑफ d के प्लेस पे है, तो इसके थ्रू हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो हम ये लिख लेंगे AE इज, AE यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन। एग्जाम में आपको पूरा स्पेलिंग में लिखना है, हमने फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस ऑफ 5d प्लस ऑफ 7 इक्वल, इसको बस 0 के साथ इक्वेट करो। देखो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 लिखो तो यही हो गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। इसके रूट्स का यूज करके फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बना सकते हैं। अब इसके कितने रूट्स निकलेंगे, तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे क्योंकि यहाँ d का पावर 2 है। ठीक है, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इसको चाहे तो कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आप कैलकुलेटर में आसानी से रूट्स निकाल सकते हैं। अगर आप कैलसी का यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, चलो हम आपको पहले इसको कैलसी से सॉल्व करके बताते हैं, देखते हैं इसके क्या रूट्स आते हैं। तो कोई भी टाइप के कैलकुलेटर में इसके रूट्स आसानी से फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू डी का कोएफिशिएंट 5
इक्वल टू और 7 कांस्टेंट वो हमने यहाँ लिख लिए, तो रूट्स आ चुके हैं -5 प्लस माइनस √3i/2। ठीक है, ऐसे रूट्स आए हैं। देखो जो रूट्स आए हैं वो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, क्या रूट्स आए हैं, फिर हम आपको इसको मैनुअली भी सॉल्व करके बताएंगे। देखो यहाँ लिख लेते हैं रूट्स। ठीक है, क्या आए हैं, दैट इज d इक्वल टू -5 प्लस माइनस √3i/2। देखो ऐसे इसके रूट्स कैलकुलेटर में हमने फाइंड आउट किए हैं, लेकिन चलो अब एक काम करते हैं, आपको इसको मैनुअली भी सॉल्व करके बताएंगे इसके रूट्स क्या आते हैं। तो मैनुअली अगर आपको सॉल्व करना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आप ध्यान दो। तो मैनुअली सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कांस्टेंट में 7, यहाँ 5। तो आपको ऐसे कोई दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 7 हो और जिसका एडिशन 5 हो। तो ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है जहां तक सिर्फ 7 और 1 ही है। 7 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 7 होता है लेकिन एडिशन 5 नहीं होता। तो जाहिर सी बात है हम एक काम करेंगे, अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूले का यूज करेंगे। देखो फार्मूला ऐसा है, ये फार्मूला आपको पता होगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। ये फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, आसानी से हमें रूट मिल जाएंगे। और रूट क्या आने वाला है, देखो ये जो कैलकुलेटर से हमने रूट फाइंड आउट किए हैं, बिल्कुल यही रूट ये फार्मूले से भी आएंगे। अब यहाँ पे ABC क्या है, तो ये देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें d² का कोएफिशिएंट यानी a, d का कोएफिशिएंट यानी b और कांस्टेंट यानी c। मतलब यहाँ a का वैल्यू हो गया 1, ठीक है, b का वैल्यू हो गया 5 और c का वैल्यू हो गया 7। ठीक है, ये ABC का वैल्यू है जो अब हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, 1 5 7। तो चलो इसमें पुट करके देखते हैं ये क्या होता है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो -5 प्लस माइनस √ यहाँ पे 25 - 4 × 7 × 1 ऐसा लिख लो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 × 1। देखो इस तरह से -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a ऐसा हमने किए। ABC का ये वैल्यू हमने यूज किए। अब देखते हैं ये क्या होगा, -5 प्लस माइनस √, तो ये 25 माइनस ये कितना, 4 7 ये 28, तो 25 - 28 करो तो ये बचेगा -3 ऐसा और डिवाइडेड बाय 2 ऐसा। अब देखो माइनस है, माइनस यानी i² होता है, तो हम माइनस की जगह i² लिख सकते हैं। तो ये हम यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो -5 प्लस माइनस √i² ऐसा डिवाइडेड बाय 2 ऐसा। ठीक है, क्योंकि -3 है, माइनस यानी i², तो i² 3 ऐसा हमने लिखे। और अब इसका आप अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट लेने के बाद ये ऐसा है, -5 प्लस माइनस i√3/2। ये देखिए जो हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किए वो रूट यहाँ पे आ चुके हैं, जैसा हमने कहा कि वही रूट आएंगे, तो ये देखो आ चुके हैं। ये हमने मैनुअली सॉल्व किए हैं। अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर मैनुअली सॉल्व करने के लिए कह रहे तो आप मैनुअली सॉल्व करो, तो ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर कैलकुलेटर का यूज करने के लिए कह रहे हैं तो आप कैलसी से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट तो बिल्कुल सेम ही आना है। देखो हमने कैलसी से सॉल्व किए थे तो ये थे वो रूट, देखो ये थे, और यहाँ पे मैनुअली सॉल्व किए तो भी वही है। ओके, समझ में आया। तो चलो अब हमने रूट तो निकाल लिए, अब ये रूट का टाइप हमें चेक करना है, और ये रूट का टाइप चेक करके अब हमें यहाँ पे पहला सॉल्यूशन लिखना है। पहला सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज CF का। तो चलो यहाँ पे हम CF का इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो CF का इक्वेशन क्या बनेगा, तो CF का इक्वेशन बनेगा e टू द पावर -5x/2, ठीक है, देन C1 cos ऑफ √3/2x प्लस C2 साइन ऑफ √3/2x। देखो ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमने कैसे बनाए, इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जानकारी होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर ऑलरेडी इसके पहले हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ऐसी नंबर ऑफ इक्वेशंस तैयार करना आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बनाते समय आपको क्या करना होता है, रूट का टाइप चेक करना होता है। तो ये जो हमने रूट निकाले हैं ये किस टाइप के रूट है, तो ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट, इमेजिनरी एंड डिफरेंट। तो इमेजिनरी एंड डिफरेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसमें अल्फा और बीटा का यूज करके ऐसा इक्वेशन तैयार करना होता है। तो ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं, e टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos ऑफ बीटा एक्स
प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स। देखो ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट का यहाँ पे CF का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अल्फा और बीटा का यूज करके ऐसा इक्वेशन तैयार करना होता है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, देखो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, जस्ट अ मिनट, ये ABC यहाँ से हटा देते हैं, इसका काम हो गया। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे, ये देखो यहाँ लिखते हैं, अल्फा का वैल्यू है 5/2 माइनस में -5/2 और बीटा का वैल्यू है यहाँ पे √3/2। ये देखिए ऐसा आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा इसका मतलब -5/2 हो गया और बीटा यानी √3/2। ठीक है, आई छोड़ के जो आई का कोएफिशिएंट है वही हो जाएगा बीटा। तो यही अल्फा और बीटा का हमने यहाँ पे यूज किया है। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है e⁴ तो अल्फा का वैल्यू है -5/2, तो e⁻ -5x/2, इसका मतलब -5/2 को x से मल्टीप्लाई कर लिए और उसके बाद C1 cos ऑफ बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू ये देखो √3/2, हमने बीटा की वैल्यू यहाँ लिखे हैं √3/2 और यहाँ पे भी साइन ऑफ बीटा एक्स यानी √3/2x ऐसा लिख लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये हमने पहला सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। हमने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको दो सॉल्यूशंस निकालना है, पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हमने पहला सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए और अब चलो दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI। तो PI फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है, तो PI फाइंड आउट करने का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला ऐसा है 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये है यहाँ पे PI फाइंड आउट करने का फार्मूला। तो चलो ये फार्मूले में वैल्यूज पुट अप करो। 1/f ऑफ d, f ऑफ d यानी ये देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने तैयार किए थे इसमें ये जो ब्रैकेट है यही f ऑफ d है और इक्वल टू के राइट साइड में ये जो कुछ भी है ये q ऑफ x है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसके साथ हमने कंपेयर किए थे, f ऑफ d और q ऑफ x। ठीक है, आपको यहाँ पे मिलता है। तो चलो यहाँ पुट करो 1/f ऑफ d, f ऑफ d यानी d² प्लस ऑफ 5d प्लस ऑफ 7। ठीक है, ये f ऑफ d था इनटू q ऑफ x। ये इक्वेशन में इक्वल टू के राइट साइड में ये जो कुछ भी है ये पूरा q ऑफ x है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे e⁻⁻2x इंटू साइन 2x प्लस x²। ये हमने इस तरह से f ऑफ d और q ऑफ x का वैल्यू पुट कर लिए और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 1/f ऑफ d वाले फ्रैक्शन से ये एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इससे हम ये x² को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके इसको स्प्लिट कर लो। तो देखो स्प्लिट करने के बाद ये कुछ ऐसा होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/ दैट इज d² प्लस 5d प्लस 7 इंटू e⁻⁻2x इंटू साइन 2x। ये पहले टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर लिए ब्रैकेट के अंदर और अब दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अगेन 1/ दैट इज d² प्लस 5d प्लस 7 इंटू x²। ये देखो इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर लिए। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो 6 केसेस है उसमें से हम यहाँ पे कुछ केसेस अप्लाई करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो 6 केसेस आते हैं उसकी जानकारी होना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने सभी 6 केसेस की जानकारी दिए थे। वो 6 केसेस अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये कौन से केस में आता है। देखो e⁻⁻2x इंटू साइन 2x इसका केस पहचानना है और ये x² का केस पहचानना है। तो जाहिर सी बात है हमने केस पहचान लिया है। ये जो है ये केस 4 में आता है और x² जो है ये केस 3 में आता है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे केस 4 का रूल अप्लाई करेंगे और इसमें केस 3 का रूल अप्लाई करेंगे। तो केस 4 केस 3 के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसके पहले हमने लिए थे, बिल्कुल उसी रूल्स का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो चलो यूज करेंगे। क्या है रूल, तो देखो सबसे पहले अगर केस 4 का अगर आप रूल यूज करेंगे तो रूल ये कहता है कि अगर e⁻ax इंटू साइन ax के फॉर्म में अगर हो, देखो उसके बारे में हम यहाँ पे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। तो रूल ऐसा है 1/f ऑफ d का इक्वेशन अगर है और इंटू e⁻ax इंटू v अगर ऐसा है, देखो ये e⁻ax इंटू v के फॉर्म में है। तो यहाँ पे e⁻ax a का वैल्यू -2 है और ये v के जगह साइन 2x है, e⁻ax इंटू v। अगर ऐसा फॉर्म अगर हो तो ऐसे में क्या करना होता है, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसको बाहर निकालना होता है। इसको बाहर निकालेंगे तो ये ऐसा होता है e⁻ax, लेकिन जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये जो a का वैल्यू है वो आपको d में ऐड करना है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 1/f ऑफ d प्लस a ऐसा, और ये v वही का वही रखना है। तो ये है केस 4 का रूल।
क्या करना है, एक्सपोनेंशियल टर्म को बाहर निकालना है, ठीक है, इस तरह से। और जो a का वैल्यू है वो आपको d में ऐड करना है और v आपको वही रखना है। तो चलो ये रूल हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या कहा हमने, ये एक्सपोनेंशियल टर्म हम बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आएगा e⁻⁻2x बाहर आ गया, ठीक है, आ गया बाहर। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, तो x का कोएफिशिएंट ही a का वैल्यू होता है, यानी -2 a का वैल्यू है, वो क्या करो यहाँ d में ऐड करो, जहां जहां पे d है वहां पे बस ऐड करो। तो ये ऐसा हो जाएगा 1/, ये d स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा d-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 5d मतलब 5 इंटू d-2 प्लस 7 ऐसा। तो ये हमने कर लिए। और अब ये sin 2x वही का वही रखो इंटू sin 2x, क्योंकि ये sin 2x जो है वो v के प्लेस पे है, ठीक है, तो ये आपको वही रखना है। तो चेक करो जो आपने किए वो सही है कि नहीं। तो e⁻⁻2x बाहर आ गया और a का वैल्यू -2 है, वो हमने यहाँ d में ऐड कर दिए, तो d-2 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे भी माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस आ गया। अगर ये +2 होता तो ये +2 होता, इस तरह से। ओके, तो ये हमने केस 4 का रूल यहाँ अप्लाई कर लिए। और यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, तो यहाँ पे हमने बताए थे केस 3, तो यहाँ केस 3 का रूल अप्लाई करना है। तो केस 3 क्या कहता है, तो केस 3 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये जो देखो ये x⁻m के फॉर्म में है, x² यानी x⁻m के फॉर्म में है। तो ऐसे में क्या करना होता है, ये जो 1/f ऑफ d का इक्वेशन है, इसको 1 + x इनवर्स या 1 - x इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या कहा, 1 + x इनवर्स या 1 - x इनवर्स, ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए एक काम करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है 7, इसको आप कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से 7 कॉमन ले लो। तो देखो डिनोमिनेटर में से 7 कॉमन लिए तो ऐसा होगा, हम ये ऐसा लिखेंगे 1/, हमने 7 कॉमन ले लिए तो ये हम ऐसा लिखेंगे d²/7 प्लस 5d/7 प्लस 1 ऐसा। और ये बाहर x² जो है वो एज इट इज रखो। देखो ये हमने यहाँ पे 7 जो है वो डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लिए। ये आपको कॉमन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना वो 1 + x इनवर्स या 1 - x इनवर्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये हमने 7 कॉमन ले लिए। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, अब हम इसको 1 + x इनवर्स के फॉर्म में सेट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब ये अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। e⁻⁻2x ये वही है, ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, एग्जाम में भी 2-3 बार आ चुका है, इसकी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पे a - b होल स्क्वायर कर लो, तो ये d² -4d प्लस 4, ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 5d -10 प्लस 7, और ये है sin 2x इंटू sin 2x। ओके, और अब यहाँ पे एक काम करेंगे, हम इसको ऐसा लिखेंगे, प्लस ये यहाँ पे 7 और ये 1/7, सॉरी 7 नहीं 1/7, क्योंकि वो 7 डिनोमिनेटर में है। और ये जो ब्रैकेट है, हम ये ब्रैकेट को ऐसा लिखेंगे, देखो ये ब्रैकेट को हम लिखेंगे, इसको उल्टा लिख लेंगे, 1 + d²/7 प्लस 5d/7, और ये ब्रैकेट के बाहर इनवर्स ऐसा लगा दो इंटू x²। देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा आपके लिए। हमने क्या किए, यहाँ पे ये 1 ब्रैकेट था, तो हमने ये ब्रैकेट इनवर्स ऐसा लिख लिए, ठीक है, और ये 1 को हमने सामने कर लिए, बाकी टर्म्स वही है। ओके, अब ये हमने ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमें इसको 1 + x इनवर्स के फॉर्म में सेट करना था, इसीलिए। तो अब हम इसको यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये -4d प्लस 5d ये हो जाएगा 1d, और ये 4 - 10 7 को सॉल्व कर लो, तो देखते हैं ये क्या आएगा। तो ये हम यहाँ लिखेंगे e⁻⁻2x, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं ये क्या आता है। तो ये d² ये एज इट इज रहेगा, तो ये d² -4d प्लस 5d, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ d, और ये 4 + 7 तो ये 11, और ये -10 है तो प्लस ऑफ 1, ठीक है, और ये इंटू sin 2x बाहर में है, तो ये इस तरह से, ठीक है। ये हमने इसको सॉल्व कर लिए। और यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसा हमने कहा यहाँ पे 1 + x इनवर्स की सीरीज तैयार करनी है, तो ये एक काम करेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। 1/7 बाहर रखते हैं, और अब हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 प्लस, इसको पूरा ब्रैकेट में दे दो, d²/7, ठीक है, प्लस 5d/7, ठीक है, इसको ब्रैकेट में और अब यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करके इनवर्स का सिंबल इंटू x², ठीक है। ये हमने इसको ब्रैकेट में दे दिए ताकि ये स्पेशली समझ में आए कि ये 1 + x इनवर्स के फॉर्म में है। देखो 1 प्लस ये पूरा ब्रैकेट एज अ x है, 1 + x इनवर्स। ओके, तो ये इस तरह से।
और यहाँ पे आप चाहे तो ये डिनोमिनेटर में से 7 जो है वो ऐसा कॉमन लेके डी स्क्वायर प्लस 5d/7 ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा आपने इसको 2 टर्म्स में लिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पे केस 2 का रूल अप्लाई करो। देखो यहाँ पे एक नई केस आ गई, तो ये है केस 2, sin 2x है तो इसको केस 2 से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये तो केस 3 कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले हमने यहाँ केस 4 लगाए, यहाँ केस 3 लगा रहे, और यहाँ पे अब केस 2 आ गया। केस 2 का रूल क्या है, तो केस 2 का रूल ये है कि अगर यहाँ sin ax या cos ax अगर ऐसा हो, तो ऐसे में ये जो 1/f(d) वाला ये जो इक्वेशन है उसमें जहां पे d स्क्वायर है वहां -a² पुट करना होता है, d स्क्वायर के जगह -a²। तो ये sin ax के फॉर्म में है, sin ax, ठीक है। तो यहां a का वैल्यू क्या है, 2 है, तो आपको क्या करना है, यहां d स्क्वायर के जगह -a² यानी -2² पुट करना है, यानी वो हो जाएगा -4, माइनस अलग है और 2² अलग है, ठीक है। तो डी स्क्वायर का जगह यहां -4 पुट करेंगे, तो चलो ये पुट करेंगे, और डिनोमिनेटर जहां तक ये 0 नहीं हो रहा है, e⁻²2x 1/d स्क्वायर के जगह आ गया -4 + d + 1, ठीक है। d को एज इट इज रखना है, और अब इंटू ये sin 2x फिर से वही का वही, तो ये एज इट इज प्लस अब ये 1/7, और अब ये देखिए यहाँ पे अब हमें सीरीज तैयार करना पड़ेगा। ये सीरीज तैयार करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 1 + x इनवर्स के फॉर्म में है। तो सीरीज क्या होता है, देखो सीरीज बता देते हैं, स्टैंडर्ड सीरीज देखो यहाँ पे लिखते हैं, 1 + x इनवर्स की सीरीज ऐसी होती है 1 - x + x² - x³ प्लस ऐसा अप टू इन्फिनिटी, इस तरह से ये सीरीज होती है। तो ये सीरीज देखो 1 प्लस ये ब्रैकेट यानी x है 1 + x इनवर्स है, तो ये सीरीज हम तैयार करेंगे। और ये कितना एक्सटेंड करना है, कितनी लंबी ये सीरीज तैयार करना है, तो वो डिपेंड करता है कि बाहर क्या लिखा है। तो बाहर क्या है, x² का डिफरेंशिएशन कितने बार हो सकता है, तो 2 बार हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर डिफरेंशिएशन 2 बार हो सकता है तो हम 1 या 2 टर्म्स तक उसको एक्सटेंड करेंगे, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो चलो हम ये लिखते हैं 1 माइनस ये पूरा ब्रैकेट हम लिख लेंगे, दैट इज d²/7 + 5d/7, ठीक है। और ये फिर प्लस यही ब्रैकेट का होल स्क्वायर d²/7 + 5d/7, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और ये इस तरह से, और बाहर में रखो x²। तो इस तरह से हमने ये सीरीज बना ली है। ये जो हमने आपको सीरीज बताया है बिल्कुल उसी का यूज किया है, और ये सीरीज के सिर्फ हमने ये 3 टर्म्स लिए हैं, सिर्फ ये 3 टर्म्स 1 - x + x², ये देखो 1 माइनस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। हमने यहां तक एक्सटेंड किया है, आगे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि बाहर x² है, सिर्फ उसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, ज्यादा डिफरेंशिएशन करने को जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए ज्यादा सीरीज को एक्सटेंड मत करो इस तरह से। और अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे तो हमने केस 2 का रूल अप्लाई कर लिए, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये d-3 हो जाएगा, और ये जो सीरीज है, ये सीरीज में ये जो a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ये ब्रैकेट का स्क्वायर कर लो, फिर हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो अब हम इसको मिटा देंगे। चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये काफी बड़ा हो सकता है, देखो e⁻²x पहले बाहर रखो, ठीक है, और ये 1/d-3 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 1/ क्या हो गया, ये d-3, और बाहर क्या है, तो बाहर है sin 2x, ठीक है। यहाँ पे हमें फिर से केस 2 का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो हम बाद में करेंगे, पहले ये पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, +1/7, ओके। और अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस से यहाँ दोनों टर्म्स को ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं ये क्या होता है। तो 1 माइनस ये हो जाएगा d²/7 - 5d/7, ऐसा देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए। और अब ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो चलो ब्रैकेट का स्क्वायर करते हैं, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला वहां अप्लाई करो, तो आसानी से वो देखो ये हम ऐसा लिख लेंगे, दैट इज d⁴/49, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा दैट इज 10d³/49 + 25d² / 49, और ये
और बाहर में है एक्स स्क्वायर। देखो इस तरह से हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लिए और अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और ये e टू द पावर माइनस 2x अभी भी एज इट इज रखो। और अब देखो यहाँ पे केस 2 का रूल अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे d स्क्वायर नहीं है, सिर्फ d है, जबकि केस 2 का रूल अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ d स्क्वायर ले आना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे d स्क्वायर ले आने के लिए इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो d माइनस 3 का कॉन्जुगेट हो जाएगा d प्लस 3। तो आप क्या करो, d प्लस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो ये देखो d प्लस 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डिवाइड करो। तो ये देखिए d प्लस 3 से हम ये देखिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए इनटू साइन ऑफ 2x। ठीक है, d प्लस 3 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे d स्क्वायर का टर्म आ जाए डिनोमिनेटर में, इसलिए। ठीक है, और अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे प्लस ये 1/7 और अब ये ब्रैकेट के अंदर अब आपको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर से सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ये पहले टर्म को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे, पांचवें सभी को आपको यहां मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 7 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, सभी टर्म को आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। फिर माइनस 5d/7 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब रिमेनिंग टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस यहां पे हमने प्लस लिखना भूल गए तो ये प्लस लिख लेते हैं, प्लस d टू द पावर 4/49 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10d³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25d² इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिए, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, और अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में d स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे d स्क्वायर ले आने के लिए हमने ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए d प्लस 3 से। तो अब देखते हैं ये क्या होगा, e टू द पावर माइनस 2x, न्यूमरेटर में d प्लस 3 एज इट इज रखो और देखो डिनोमिनेटर जो है वो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ अप्लाई करो। फार्मूला क्या है, चलो फार्मूला आपको लिख के देते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो अपने नोटबुक में वो लिख के रखो। a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये फार्मूला देखते हैं। a और b का वैल्यू क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो a का वैल्यू d है और b का वैल्यू 3 है। ठीक है, ये फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे, दैट इज d स्क्वायर माइनस ऑफ 3 स्क्वायर, इस तरह से। और अब इंटू साइन 2x जो है वो यहाँ एज इट इज रखो। ठीक है, प्लस 1/7 और अब यहाँ पे इधर के ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर ये पहला एज इट इज रखो। अब देखो यहाँ माइनस डी स्क्वायर, देखो हमने स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि d यानी d/dx यानी ही डिफरेंशिएशन। तो अगर d का पावर 1 है तो एक बार डिफरेंशिएशन, d का पावर 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन, d का पावर 3 है तो 3 बार डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे d स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, यानी एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे d का पावर 1 है यानी एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन। यहाँ पे d का पावर 4 है यानी इसको 4 बार डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो देखो यहाँ पे d स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आता है 2, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 2/7। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर को पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। ठीक है, और फिर आप 2x को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आता है 2, ये देखिए। और अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करने को जाएंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है। तो हमने वही बताया है, एक्स स्क्वायर को पहली बार किए 2x, फिर 2x को एक और बार किए तो 2। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का सिर्फ 2 ही बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, तीसरे बार में 0 हो जाएगा। तो 2 बार का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ लिखे, रिजल्ट 2। आगे बढ़ेंगे माइनस, अब ये 5/7 d ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करना होता है 2x। ये देखो ये हमने करके बताए थे 2x। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट हो जाएगा 2x। 2x इंटू 5 करो तो ये हो जाएगा -10x/7 ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया टर्म। अब यहाँ पे d टू द पावर 4 यानी 4 बार डिफरेंशिएशन, तो 4 बार डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो ये दोनों टर्म को छोड़ दो क्योंकि इसका रिजल्ट 0 हो रहा है। तो आप चाहे तो इसके जगह 0 + 0 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और अब प्लस, अब इसका क्या होगा, देखो d स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 2 बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2। देखो 2 बार डिफरेंशिएट करने पर 2 आता है, तो 2 इंटू 25, तो ये क्या हो जाएगा, ये 50/49। तो हम ये लिख लेंगे
प्लस जस्ट अ मिनट, ये इसको थोड़ा कम जगह है, 0 + 0 प्लस ये 50/49, ऐसा समझ में आया। तो ये कंप्लीट करो, देखो इस तरह से, ये देखिए ओके, ये 25 × 2 हो जाएगा, दैट इज 50/49। तो ये हमने लिख लिए और अब ये इक्वेशन तैयार हो गया। और अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे केस 2 का रूल फिर से अप्लाई करो। केस 2 का रूल अप्लाई करने के लिए आपको d² चाहिए था, तो केस 2 का रूल यहाँ अप्लाई करो, जैसा आपने यहाँ अप्लाई किए, d² के जगह -4 आया, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी d² के जगह फिर से -4 आएगा। और हमें चेक करना है डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं, तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। e⁻² 2x एज इट इज रखो, न्यूमिनेटर में d+3 एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर में d² के जगह -4 और ये -3² यानी ये 9 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और ये sin 2x, और अब प्लस इसमें क्या कर सकते हैं, चलो एक काम करो, यहाँ पे जो है 7 जो है वो डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लो। अगर आप डिनोमिनेटर से 7 कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा 49, क्योंकि बाहर ऑलरेडी 7 है, तो यहाँ से एक और 7 बाहर आएगा, तो 7 × 7 49 हो गया। और अब अंदर में क्या बचा, तो यहाँ पे 7x², इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में से 7 बाहर निकाल रहे, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लिए। और अब यहाँ 7 बाहर निकल गया, तो 2 बचा, यहाँ -10x बचा, 7 बाहर निकल गया, और यहाँ पे 49 में से 7 बाहर गया, एक 7 बच जाएगा, तो वो हो जाएगा 50/7, इस तरह से। तो यहाँ तक हमने एक्सटेंड कर लिए। और अब इसके बाद एक काम करेंगे, ये -4 -9 -13 हो जाएगा, वो हम बाहर ले लेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो -e⁻²x/13, देखो ये 13 हो गया। अब क्या करो, ये d+3 न्यूमरेटर में है, ये sin 2x से ये दोनों टर्म्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ठीक है, 3 को भी और d को भी ये मल्टीप्लाई कर लो। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो ये हम यहाँ लिखेंगे d of sin 2x, ठीक है, +3 of sin 2x, ठीक है, इस तरह से ये हमने मल्टीप्लाई कर लिए। अंदर के दोनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर हमने sin 2x से मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस ये 1/49। और अब यहाँ पे क्या बचेगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, 7x², ठीक है, और ये 50/7 और ये -2 को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लो, ये -10x पहले रखते हैं एज इट इज, -10x, और ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर आएगा 36/7। तो हम ये लिखेंगे 36/7 इस तरह से, ओके, समझ में आया। और अब इसके बाद यहाँ पे देखो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी यहाँ d है, d यानी डिफरेंशिएशन। तो आपको क्या करना है, sin 2x को डिफरेंशिएट करना है, तो वो हो जाएगा cos 2x × 2। तो अब यहाँ पे ये लास्ट स्टेप रहेगा जहां तक। अब हमें ये pi मिल चुका है, समझ लो, देखो ये pi का लास्ट स्टेप है, ठीक है, ये -e⁻²13, ठीक है। और अब ये डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे 2 cos 2x ऐसा हो जाएगा, 2 of cos 2x, क्योंकि sin 2x को डिफरेंशिएट किए हैं, तो sin 2x का cos 2x × 2, तो वो हमने बाहर ले लिए। और अब +3 sin of 2x, ठीक है, प्लस ये सेम रखो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, 1/49, और ये ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट सेम रहेगा, 7x² -10x, और जस्ट अ मिनट, और ये +36/7, इस तरह से ये हमने फाइनली ये हमने पी फाइंड आउट कर लिया है। इसको और आगे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, काफी सारा एक्सटेंड किए हैं। वैसे भी ये काफी बड़ा वीडियो हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये, और क्योंकि इसमें पी फाइंड आउट करने में काफी समय लगता है, क्योंकि इसमें 2-3 केसेस जो है वो मिक्स है, इसलिए ये हमने फाइनली ये पी दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिए। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको 2 सॉल्यूशंस निकालना है, पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये देखिए, हमने पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किए थे, उसका इक्वेशन ये था CF, और अब हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल PI फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ये दोनों सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए, बस अब हमें क्या करना है, ये दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करना है, तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे, इसको हम मिटा देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। तो ये अब हम यहां लिख लेंगे, नाउ जनरल सॉल्यूशन, नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, अब हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है, हमेशा दोनों सॉल्यूशंस को हमें ऐड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन को हम y से शो करेंगे, तो ये हम यहां लिखेंगे y = CF + PI, बस हमें दोनों को ऐड करना है, कुछ हमें सॉल्व नहीं करना है। तो ये हम यहां लिख लेंगे y = काफी ये लंबा हो सकता है, क्योंकि CF का इक्वेशन काफी लंबा है, e⁻⁻5x/2, ठीक है।
और है C1 cos ऑफ √3/2, ठीक है, प्लस C2 साइन ऑफ √3/2 x। तो ये हमने CF का इक्वेशन पूरा लिख लिए। देखो ये जो CF का इक्वेशन था पहले वाला, ये हमने एज इट इज यहां लिख लिए। अब इसमें PI को हमें ऐड करना है, प्लस PI, ये देखो ये PI का इक्वेशन था, ये पूरा एज इट इज उसमें ऐड करो। तो ये हम लिखेंगे PI की इक्वेशन में पहले माइनस है तो हम यहां माइनस रख देते हैं, e⁻⁻2x/13, ठीक है। और अब ब्रैकेट में है 2 cos 2x प्लस 3 साइन ऑफ 2x, ये ब्रैकेट कंप्लीट। और एक और ब्रैकेट है तो वो भी हमें यहां लिखना है, प्लस 1/49, और फिर है यहां पे 7x² प्लस ऑफ 10x प्लस ऑफ 36/7, प्लस ऑफ 10x नहीं है, सॉरी, माइनस ऑफ 10x है। तो ये हम यहां लिख लेंगे, ये देखिए, ठीक है। CF और PI को जस्ट हमें ऐड करना है, तो हमने ऐड कर लिए। इसको सॉल्व वगैरह करने की जरूरत नहीं है आगे। तो ये हमें यहां पे लास्ट जो सॉल्यूशन मिला है, यही है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हम यहां नीचे लिख लेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो फाइनली प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता है कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले एग्जाम में भी आ चुका है। ये था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 31। इसके पहले जो हमने इसके 30 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।